26 नवंबर 2008। हमेशा की तरह मुंबई की सड़कों पर जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चल रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, अपने अतीत से अनजान। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद मुंबई में ऐसा विनाश होगा कि मुंबई शहर कभी भूल नहीं पाएगा। आम कपड़ों में 8 लड़के मुंबई घूमने के लिए स्पीड बोट से उतरकर बदवार पार्क पर आते हैं। इतने सामान्य देखने के बावजूद वहां के स्थानीय लोगों को कुछ अजीब लगता है। उन लोगों में मौजूद एक आदमी जिसका नाम भारत तामोरे था, उसे ये सब एक साथ अजीब और रहस्यमय लगता है। वह तुरंत उन सभी लड़कों को रोकता है और पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। पहले तो सभी इस सवाल पर हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर कोई खुद को छात्र बताता है और कोई कुछ और कहता है। लेकिन इसी बीच एक लड़का जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। रात का समय था और ऐसे में एक ही उम्र के 8 लड़के अपने कंधों पर 2 बड़े बैग लेकर बिना कुछ कहे चले जाते हैं। भारत को इन लड़कों पर शक होता है, जिसके कारण वह आगे जाकर मुंबई पुलिस को इस घटना की जानकारी देता है। लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती और कोई कार्रवाई नहीं करती। बाद में कार्रवाई न करना मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होता है। अगर उस समय मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई की होती तो शायद मुंबई में मौत का मंजर नहीं देखा जाता। शायद उस दिन का इतिहास 166 लोगों के खून से नहीं लिखा जाता। वहां से निकलने के बाद सभी लड़के 2 समूहों में बांट जाते हैं और अपने अपने लक्षित स्थानों की ओर बढ़ते हैं। इन स्थानों में CST रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। ये सभी जगहें वहां से कुछ ही मील दूर थीं। हालांकि नाव में 8 नहीं बल्कि 10 लड़के थे। जहां 10 में से 8 लड़के नाव से उतरकर सड़क के रास्ते अपने स्थानों पर पहुंच रहे थे, वहीं बाकी 2 लड़के नाव का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य ओबेरॉय होटल तक पहुंचते हैं। एक तरफ ये लड़के अपनी योजना को पूरा करने के लिए तेजी से अपने स्थानों की ओर बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ मुंबई हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में चल रही थी। बसें चल रही थीं, लोग अपने काम में लगे हुए थे जैसे हर दिन होते हैं। लेकिन अचानक मुंबई गोलियों की आवाज से गूंज उठी। ये आवाजें मुंबई के लिए नई नहीं थीं, लेकिन आज कुछ बड़ा हुआ था, इतना बड़ा कि उसकी आवाज ने पूरे देश को हिला दिया। इस विस्फोट और अंधाधुंध गोलीबारी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से होती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटों की देरी से चल रही थी। यात्रियों को नहीं पता था कि यह देरी उनके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। 2 लड़के जिनका नाम इस्माइल खान और अजमल कसाब था, स्टेशन पर पहुंचते हैं और ऐसा भयावह दृश्य पैदा करते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकता है। किसी को नहीं पता था कि उन पर ऐसा हमला क्यों किया जा रहा है। चारों तरफ गोलियों और चीखों की आवाज गूंज रही थी। लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसे जहां जगह मिलती है वह वहां छिप जाता है। दोनों ऐसे फायरिंग कर रहे थे जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। उनका एक ही मकसद था, मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करना। स्टेशन पर काम करने वाले लोग और रेलवे पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। फिर भी रेलवे पुलिस दोनों आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। असल में दोनों लड़कों ने पहले से ही पूरी योजना बनाई थी और उनके पास हर तरह के हथियार थे, जबकि रेलवे पुलिस के पास सिर्फ उनकी ड्यूटी रिवॉल्वर थी, जिसकी वजह से वे उनका सामना नहीं कर पाए और शहीद हो गए। इसी बीच एक रेलवे कर्मचारी विष्णु दत्ताराम सभी यात्रियों को घोषणा करता है कि वे तुरंत स्टेशन छोड़ दें और अपनी जान बचाएं। इस घोषणा को सुनकर कई लोग अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हमला इतना भयानक था कि सिर्फ 1 घंटे में 58 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 104 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जब CST स्टेशन पर गोलीबारी चल रही थी, उसी समय मुंबई पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती उससे पहले एक और हमला होता है। इस बार स्थान था मुंबई का प्रसिद्ध लियोपोल्ड कैफे। 2 आतंकवादी वहां पहुंचते हैं। कैफे में मौजूद लोग अपनी शाम का आनंद ले रहे थे। पार्टी में शामिल किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी आखिरी रात साबित हो सकती है। वे खुशी और जश्न के माहौल में डूबे हुए थे। तभी हथियारों से लैस 2 युवा लड़के कैफे में बैठे हर व्यक्ति के खून के प्यासे बन जाते हैं। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का एक बहुत ही प्रसिद्ध कैफे है, जहां हमेशा भीड़ रहती है। यहाँ विदेशियों का भी आना जाना लगा रहता है। कैफे की लोकप्रियता और विदेशियों की मौजूदगी के कारण इसे निशाना बनाया जाता है। जैसे ही दोनों आतंकवादी कैफे में प्रवेश करते हैं,
वे कई राउंड फायरिंग करते हैं। अचानक कैफे में बैठे कई लोग चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पाते। इस हमले में कई विदेशी और भारतीय मारे जाते हैं। लगातार 2 हमलों के बाद भी मामला यहीं नहीं रुकता। यह तो अभी शुरुआत थी और अभी कई बड़े हमले बाकी थे, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान खतरे में थी। लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाने के बाद ये दोनों आतंकवादी ताज होटल की ओर बढ़ते हैं, जहां उनके गैंग के 2 सदस्य पहले ही पहुंच चुके थे। जो लोग शांति से सो रहे थे, वे इन हमलों की वजह से जाग जाते हैं। लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। सब कुछ इतनी तेजी और अजीब तरीके से हो रहा था कि किसी को समझने का समय ही नहीं मिल रहा था। हर मिनट के साथ मीडिया में हमले की नई खबरें फ्लैश हो रही थीं। कुछ ही घंटों में यह हमला इतना बड़ा रूप ले लेता है कि हर तरफ सिर्फ गोलियों और बम धमाकों की खबरें आ रही थीं। मुंबई पुलिस को पहले लगा कि यह गैंग वॉर है, लेकिन थोड़े ही समय में पुलिस को समझ आ जाता है कि यह गैंग वॉर नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से योजनाबद्ध आतंकवादी हमला है। उसी दिन मुंबई में सीएसटी स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे के साथ साथ एक और ग्रुप ताज होटल को निशाना बना रहा था। ताज होटल पर हमला इतनी अच्छी तरह से प्लान किया गया था कि हमले के समय होटल के अधिकतम कमरे बुक थे। हमले के समय होटल में यूरोपीय संसद समिति के कई डेलीगेट भी मौजूद थे। संयोग से उस दिन गौतम अडानी भी ताज होटल में मौजूद थे। हालांकि जैसे ही अडानी अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर जाने लगते हैं, उनकी टीम उन्हें एक और मीटिंग की जानकारी देती है, जिसके कारण वे बाहर जाने के बजाय वापस मीटिंग रूम में चले जाते हैं। एक तरफ अडानी मीटिंग के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ आतंकियों का तीसरा ग्रुप ताज होटल के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वे होटल में प्रवेश करते हैं, पूरे होटल में गोलियों और बम धमाकों की आवाज गूंजने लगती है। जैसे ही अडानी की टीम को इस हमले की जानकारी मिलती है, उन्हें तुरंत किचन के रास्ते बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहां वे पूरी रात रहते हैं और सुबह मार्कोस कमांडो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालते हैं। अडानी सुरक्षित थे, लेकिन हजारों लोग अभी भी खतरे में थे। दोनों आतंकवादी लगातार फायरिंग कर रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर हर तरफ डर का माहौल बन गया था। सबसे पहले इन आतंकियों ने मुख्य द्वार पर तैनात गार्ड को मार दिया। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लोगों में से कुछ को मार दिया और कुछ को बंधक बना लिया। ग्राउंड फ्लोर के बाद आतंकवादी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की मंजिलों पर जाते हुए फायरिंग करते हैं और तबाही मचाते हैं। मुंबई पुलिस अलग अलग रास्तों से कई बड़े अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकालती है। करीब 200 लोग होटल की खिड़कियां तोड़कर चादरों और पर्दों की मदद से नीचे उतरकर अपनी जान बचाने में सफल होते हैं। यहां आतंकियों का मकसद था किसी बड़े बिजनेसमैन या विदेशी डेलीगेट को बंधक बनाना, ताकि वे उसके बदले भारत सरकार पर दबाव बना सकें। जैसे ही दोनों आतंकवादी होटल में प्रवेश करते हैं, वे सीधे 5वीं मंजिल पर हमला करते हैं, क्योंकि वहां बिजनेस सेंटर था। उन्हें लगा कि वहां कोई बड़ा व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन वहां कोई बड़ा व्यक्ति नहीं मिलने के कारण दोनों आतंकवादी 6ठी मंजिल पर पहुंचते हैं और एक कमरे को कंट्रोल रूम बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी नजर कमरे नंबर 520 पर जाती है, जो अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, तो वे हथियार से दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। असल में उस कमरे में कॉर्पोरेशन बैंक के पूर्व चेयरमैन के आर रामामूर्ति मौजूद थे। उन्हें पहले ही हमले की जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए उन्होंने दरवाजा बंद करके खुद को वॉशरूम में छुपा लिया था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वे आतंकियों की नजर में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें मारने के बजाय बंधक बना लिया जाता है। ताज होटल पर हमले के बीच ही विले पार्ले और वाड़ी बंदर के बीच चल रही एक टैक्सी में जोरदार धमाका होता है और पूरा आसमान धुएं से भर जाता है। उस टैक्सी में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कई इमारतों में आग लग जाती है। टैक्सी में बम लगाने का काम भी इन्हीं 10 आतंकियों के कुछ सदस्यों का था। असल में आतंकियों का निशाना भीड़भाड़ वाली और प्रसिद्ध जगहें थीं। इसके अलावा उनका निशाना उन टैक्सियों पर भी था जिनसे वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। वे टैक्सी में बैठते, ड्राइवर को बातों में उलझाते, बम लगाते और खुद उतर जाते, और फिर वही टैक्सी कुछ देर बाद धमाके से उड़ जाती। इस तरह टैक्सी ब्लास्ट भी मुंबई को हिला रहे थे। जब ताज होटल की 6ठी मंजिल पर आतंकवादी अपना कंट्रोल रूम बना रहे थे, उसी समय उनके 2 और साथी नजीर और शोएब भी ताज होटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे होटल में पहुंचते हैं, वे भी पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर देते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। इसके बाद वे 4 लोगों को बंधक बनाकर कमरे नंबर 520 में ले जाते हैं। अब उस कमरे में 4 आतंकवादी और 5 बंधक थे। इस दौरान एक आतंकी लगातार फोन पर किसी से बात कर रहा था और अगले हमले के निर्देश ले रहा था।
वहीं दूसरा आतंकी बंधकों की आईडी गूगल पर चेक करता है ताकि पता लगाया जा सके कि उनमें कोई बड़ा आदमी है या नहीं। अगर कोई बड़ा नाम मिलता तो उसके जरिए सरकार पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन जब उन्हें कोई बड़ा नाम नहीं मिलता तो वे कमरे के पर्दों और चादरों में आग लगा देते हैं और कमरे को बाहर से बंद करके चले जाते हैं। कमरे में धुएं के कारण बंधकों का दम घुटने लगता है, लेकिन किसी तरह वे एक दूसरे की मदद से खुद को आजाद करते हैं और चादरों के सहारे खिड़की से नीचे उतरकर अपनी जान बचा लेते हैं। ये पांचों बंधक तो बच जाते हैं, लेकिन तब तक ताज होटल में 31 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। दूसरी तरफ आतंकियों की चौथी टीम नरीमन हाउस में प्रवेश करती है और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लेती है। असल में नरीमन हाउस पर हमला करने का मकसद अलग था। यह 5 मंजिला इमारत 2 साल पहले एक यहूदी संगठन ने खरीदी थी। इस वजह से यह एक यहूदी केंद्र बन चुका था जहां कई यहूदी लोग प्रार्थना करने आते थे। यहां इजरायली पादरी रब्बी गैब्रियल होल्सबर्ग और उनकी पत्नी रिवका अपने बेटे मोशे के साथ रहते थे। यहूदी केंद्र होने के कारण आतंकियों की योजना यहां लोगों को मारने की नहीं बल्कि बंधक बनाने की थी। उनका मकसद था कि इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर इजराइल सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि इजराइल भारत पर दबाव बनाए। आतंकी गैब्रियल और उनकी पत्नी रिवका से इजराइल एम्बेसी से बात कराने का दबाव बनाते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वे गुस्से में आकर सभी को मार देते हैं। इस हमले में गैब्रियल, उनकी गर्भवती पत्नी और कुल 9 लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान 5वीं टीम ओबेरॉय होटल को निशाना बनाती है। अब्दुल रहमान और फहादुल्लाह नाव के जरिए ओबेरॉय पहुंचते हैं और लॉबी में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ भी हमला बाकी जगहों जैसा ही था, गोलीबारी, बंधक बनाना और आग लगाना। कई लोग गोलियों की आवाज सुनकर भाग जाते हैं, लेकिन इस दौरान आतंकवादी होटल के 2 कर्मचारियों जॉर्डन और प्रदीप को पकड़ लेते हैं। आतंकी जॉर्डन को मजबूर करते हैं कि वह फर्नीचर और पर्दों पर शराब डालकर आग लगाए, लेकिन डर के कारण जॉर्डन के हाथ कांपने लगते हैं, जिससे एक आतंकी गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है। जॉर्डन की मौत के बाद प्रदीप डर के मारे वैसा ही करता है और आग लगा देता है। इसके बाद आतंकी प्रदीप से वीआईपी लोगों के बारे में पूछते हैं। प्रदीप चतुराई दिखाता है और कहता है कि वीआईपी लोग ऊपर की मंजिल पर होंगे और वहां जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। तीनों लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, प्रदीप तुरंत अंदर घुसता है और नीचे जाने का बटन दबाकर दरवाजा बंद कर देता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि आतंकवादी समझ ही नहीं पाते। इसके बाद गुस्से में आकर वे लिफ्ट और चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। उसी समय महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से असमंजस में थी। कुछ समय तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए, लेकिन जैसे ही गोलीबारी की खबर मिलती है, मुंबई एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे अपनी टीम तैयार करते हैं और आतंकियों का पीछा करते हैं। वे पहले सीएसटी स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां तब तक सब खत्म हो चुका होता है। तभी उन्हें फोन पर सूचना मिलती है कि कामा अस्पताल के पास 2 आतंकियों को देखा गया है। जैसे ही यह जानकारी मिलती है, हेमंत करकरे अपनी गाड़ी उस दिशा में मोड़ देते हैं। गाड़ी में उनके साथ एसीपी अशोक कामठे, विजय सालस्कर और हेड कांस्टेबल अरुण जाधव मौजूद थे। जैसे ही उनकी गाड़ी कामा अस्पताल के पास पहुंचती है, कसाब और इस्माइल अचानक सामने आ जाते हैं और बिना समय गंवाए AK-47 से फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में वे पुलिस की गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग होती है, जिससे कसाब के हाथ में गोली लगती है। लेकिन आतंकियों का हमला इतना तेज और घातक था कि पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे ही पुलिस की तरफ से फायरिंग रुकती है, कसाब और इस्माइल गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई पुलिसकर्मी जिंदा तो नहीं है। इस मुठभेड़ में हेमंत करकरे, अशोक कामठे और विजय सालस्कर शहीद हो जाते हैं। जब आतंकियों को यकीन हो जाता है कि सभी पुलिसकर्मी मर चुके हैं, तो वे उनकी लाशों को गाड़ी से हटाते हैं और ड्राइवर सीट खाली करते हैं। वे पीछे बैठे पुलिसकर्मियों के शव भी हटाना चाहते थे, लेकिन पीछे का दरवाजा नहीं खुलता। समय बर्बाद न करते हुए वे सामने की सीट पर बैठते हैं और गाड़ी लेकर मालाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद ही गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं और गाड़ी रुक जाती है। तब दोनों आतंकी नई गाड़ी छीनने का फैसला करते हैं। उन्हें सामने से एक स्कोडा कार आती दिखाई देती है। वे गाड़ी रोकते हैं, उसमें बैठे लोगों को धमकाते हैं और गाड़ी अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान 2 अच्छी बातें होती हैं। पहली, आतंकवादी उस कार में बैठे परिवार को मारना भूल जाते हैं। दूसरी, उन्हें यह पता नहीं चलता कि पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठे हेड कांस्टेबल अरुण जाधव पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके आतंकियों की दिशा और योजना की जानकारी देते हैं।
इस सूचना के मिलते ही पूरे मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सड़कों पर बैरिकेड लगाए जाते हैं और पुलिस हर जगह तैनात हो जाती है। कुछ ही समय में पुलिस आतंकियों को घेर लेती है। आतंकी भागने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग होती है, लेकिन आखिरकार आतंकवादी पुलिस के सामने टिक नहीं पाते। जब आतंकियों की तरफ से फायरिंग बंद होती है तो पुलिस को लगता है कि वे मर चुके हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं करता। तभी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान हेड कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले बहादुरी दिखाते हुए बिना हथियार के कसाब को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। कसाब उनके ऊपर लगातार गोलियां चलाता है। उनके शरीर में 23 गोलियां लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद तुकाराम ओम्बले कसाब को पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बहादुरी में तुकाराम ओम्बले शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं जाता। एक आतंकी पहले ही मारा जा चुका था और अब कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जो आगे की जांच में बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। लेकिन अभी भी 8 आतंकी बाकी थे जो मुंबई में आतंक फैला रहे थे। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह हमला क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था और इसका मास्टरमाइंड कौन था। असल में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारत में दंगे भड़क उठे थे। इसी समय कई आतंकी संगठन भारत पर हमले की योजना बना रहे थे। इसका पहला उदाहरण 12 मार्च 1993 को देखने को मिला, जब मुंबई में 12 बम धमाके हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच में सामने आया कि इन हमलों में RDX का इस्तेमाल किया गया था, जिसे समुद्र के रास्ते मुंबई लाया गया था। इसके बाद समुद्री सुरक्षा बढ़ा दी गई और तटरक्षक बल द्वारा निगरानी शुरू कर दी गई, लेकिन 2006 में यह निगरानी अचानक बंद कर दी गई। इस फैसले ने आतंकियों को एक बड़ा मौका दे दिया। भारत को अंदाजा भी नहीं था कि पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद एक ऐसे हमले की योजना बना रहा है जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा। हाफिज सईद पहले भी कई हमले कर चुका था, लेकिन इस बार उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इस योजना को अंजाम दे सकें। दाऊद सईद गिलानी, जो अमेरिका में रहता था और ड्रग्स के धंधे में शामिल था, इस योजना के लिए चुना गया। उसके पिता पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे और मां अमेरिकी थी, जिससे वह विदेशी दिखता था। इसी वजह से उसे इस मिशन के लिए चुना गया। हाफिज सईद 2001 से ही उसके संपर्क में था। उसे पाकिस्तान बुलाया गया और धीरे धीरे योजना से जोड़ा गया। दाऊद गिलानी इस योजना से प्रभावित होता है और इसमें शामिल हो जाता है। उसे कई बार पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती है। बाद में उसे लश्कर-ए-तैयबा के विदेशी भर्ती विंग में शामिल किया जाता है। पूरी ट्रेनिंग के बाद उसे बताया जाता है कि उसका असली मिशन कश्मीर नहीं बल्कि मुंबई है। उसे अमेरिका वापस भेजा जाता है और वह अपनी पहचान बदलकर डेविड कोलमैन हेडली बन जाता है। इसी तरह पूरी ट्रेनिंग अगस्त 2008 तक खत्म हो जाती है। इसके बाद 10 लड़कों को मुंबई पर हमला करने के लिए चुना जाता है। चयन के बाद इन्हें 5 समूहों में बांट दिया जाता है। हर समूह में 2 लड़के होते हैं। भारत में इस्तेमाल के लिए सभी को हथियार, गोला बारूद, सैटेलाइट फोन और नक्शे दिए जाते हैं। 27 सितंबर 2008 को मुंबई पर हमले की योजना तय की जाती है। इसके लिए सभी प्रशिक्षित लड़कों को कराची बुलाया जाता है, लेकिन आखिरी समय पर इसे रोक दिया जाता है। उसी महीने दिल्ली में लगातार 5 बम धमाके होते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली और मुंबई हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। इन हालात को देखते हुए हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। इसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर सभी 10 लड़कों को बुलाया जाता है और ट्रेनिंग के बाकी हिस्से पूरे किए जाते हैं। इस बार उन्हें तैरना और नाव चलाना भी सिखाया जाता है। बड़े स्क्रीन पर उन्हें टारगेट दिखाए जाते हैं, कौन सी सड़क से जाना है, कैसे हमला करना है, हर चीज विस्तार से सिखाई जाती है। हमला मुंबई में होना था, इसीलिए उन्हें मराठी भाषा की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें मुंबई के युवाओं जैसे कपड़े दिए जाते हैं और उनके हाथों में कलावा बांधा जाता है ताकि वे हिंदू दिखें। इसके बाद 22 नवंबर की सुबह सभी लड़के एक छोटे जहाज से निकलते हैं। कई घंटों तक समुद्र में सफर करने के बाद उन्हें दूसरे जहाज अल हुसैनी में शिफ्ट किया जाता है। इस जहाज में पहले से ही उनके लिए हथियारों से भरे बैग रखे गए थे। अगली सुबह उन्हें कुबेर नाम का एक भारतीय जहाज दिखाई देता है, जिसे अमर सिंह सोलंकी चला रहे थे। उस जहाज पर 3 और लोग भी मौजूद थे। आतंकी बहाना बनाते हैं कि उनकी नाव खराब हो गई है और मदद मांगते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज पास आता है वे तीनों लोगों को मार देते हैं और अमर सिंह को मजबूर करते हैं कि वो जहाज मुंबई की तरफ ले जाए। जैसे ही जहाज मुंबई के पास पहुंचता है वे अमर सिंह को भी मार देते हैं।
और 26 नवंबर की शाम को मुंबई के किनारे पहुंच जाते हैं। इसके बाद वही होता है जो हमने पहले देखा। ये 10 आतंकी मुंबई में तबाही मचाते हैं, लेकिन इन हमलों को रोकने और लोगों को बचाने के लिए भारतीय सरकार भी एक्शन लेती है। हमले से कुछ दिन पहले अमेरिका ने अल हुसैनी जहाज के लोकेशन की जानकारी भारत को दी थी। इसके बावजूद भारतीय एजेंसियों ने उस जहाज को ट्रैक नहीं किया और कोई कार्रवाई नहीं की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यह जानकारी नौसेना और कोस्ट गार्ड को दी थी, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। यही लापरवाही बाद में मुंबई पर भारी पड़ी। मुंबई पुलिस ने 2 आतंकियों को पकड़ लिया था, लेकिन 8 अभी भी 3 जगहों पर सक्रिय थे, ओबेरॉय होटल, ताज होटल और नरीमन हाउस। महाराष्ट्र सरकार तुरंत सक्रिय हो जाती है और केंद्र सरकार से मदद मांगती है। दिल्ली से एनएसजी कमांडो को तैयार किया जाता है, लेकिन विमान की व्यवस्था में देरी होती है। इसीलिए शुरुआत में मार्कोस कमांडो को जिम्मेदारी दी जाती है। मार्कोस कमांडो रात 2 बजे के करीब मुंबई पहुंचते हैं और 2 टीमों में बंट जाते हैं, एक ताज होटल और दूसरी ओबेरॉय होटल के लिए। उनका पहला काम था बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालना, लेकिन उन्हें आतंकियों की लोकेशन की कोई जानकारी नहीं थी। उधर मीडिया लाइव कवरेज कर रही थी, जिससे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स आतंकियों को हर जानकारी दे रहे थे। इसके बावजूद मार्कोस करीब 200 लोगों को बचाने में सफल होते हैं। सुबह 5 बजे एनएसजी कमांडो मुंबई पहुंचते हैं। वे 3 टीमों में बांटते हैं, ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस के लिए। यहीं से ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू होता है। ओबेरॉय होटल में कमांडो फ्लोर दर फ्लोर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार आतंकियों को मार गिराते हैं। नरीमन हाउस में हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे जाते हैं और भारी गोलीबारी के बाद दोनों आतंकियों को खत्म किया जाता है। ताज होटल में स्थिति सबसे खराब थी। आग, धुआं और 4 आतंकी, सब कुछ एक साथ। मेजर संदीप उन्नीकृष्ण अपने साथियों को बचाते हुए अकेले आगे बढ़ते हैं और आतंकियों से लड़ते हैं। इस लड़ाई में वे शहीद हो जाते हैं। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह तक ताज होटल को भी सुरक्षित कर लिया जाता है। इस पूरे हमले में 166 लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंबई ने 60 घंटे बाद राहत की सांस ली। इस हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। शहर बाजार गिर गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत छोड़कर चली गई। भारत सरकार ने बाद में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की और एनएसजी के नए केंद्र बनाए। आतंकी अजमल कसाब को 2010 में मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दी गई। यही था 26/11 मुंबई हमले का पूरा सच, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया।